कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ ले रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज पाठ हम थोड़ा सा इस पाठ का परिचय हम अपनी पिछली कक्षा में भी दे चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसके दो प्रकारों की बात, जो है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। यानी चतुर्भुज हम अभी चतुर्भुज नहीं लेंगे, अभी हम बात करेंगे बहुभुजों की। बहुभुज जिसकी भुजाएं 2 से अधिक हों तो किसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे और किसे हम अवतल बहुभुज करेंगे। इसको आसानी से समझने के लिए हम कुछ चित्रों की सहायता लेते हैं। जैसे ये एक चित्र है, इस चित्र में यदि हम इनके विकर्णों की बात करें, यदि हम इसके सारे विकर्ण खींचें, विकर्णों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि आसन्न शीर्ष को छोड़कर मिलाई गई रेखाएं, जैसे इसके विकर्ण ये आएंगे, ये सब इसके विकर्ण होंगे। यदि हम इन विकर्णों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं इसके सारे विकर्ण इस बहुभुज के भीतर ही हैं, या इस बहुभुज के अंतःभाग में ही सारे विकर्ण हैं। यदि इस चित्र में भी देखें, यहां भी हम ये पा रहे हैं कि इसके सारे विकर्ण इस बहुभुज के अंदर ही है, या इस बहुभुज के अंतःभाग में ही है। तो हमने देखा है कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर, यानी वो बहुभुज जिसके सारे विकर्ण उसके अंदर ही हो, उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। और कक्षा 8 में आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ उत्तल बहुभुज ही है जिसके विकर्ण उस बहुभुज के अंदर ही होते हैं। दूसरा प्रकार है अवतल बहुभुज। कुछ बहुभुज इस आकृति के भी हो सकते हैं। इसमें यदि हम कुछ विकर्णों को देखें, जैसे इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिला के हम एक विकर्ण बनाएं, तो हम ये पाते हैं कि ये ऐसा विकर्ण है जो इस बहुभुज से बाहर है, यानी ये विकर्ण इस बहुभुज के बहिर्भाग में है, इस बहुभुज के बाहर है। वैसे इस चित्र में यदि हम देखें, इसका भी एक विकर्ण इस बहुभुज से बाहर है। तो कोई विकर्ण बहुभुज से बाहर होगा, यानी कोई भी एक विकर्ण या कोई भी दो विकर्ण यदि उस बहुभुज से बाहर है, उस बहुभुज की आकृति से बाहर है, तो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, उत्तल बहुभुज में सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होंगे और अवतल बहुभुज में कोई एक या दो विकर्ण उस बहुभुज से बाहर हो सकते हैं। ये उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच में अंतर है। अब हम चतुर्भुजों के अंतर्गत लेंगे, या हम बहुभुजों के अंतर्गत लेंगे समबाहुभुज और विषम बहुभुज। किसे हम समबाहुभुज कहेंगे और किसे हम विषम बहुभुज कहेंगे। पहले हम लेते हैं समबाहुभुज। समबाहुभुज वे बहुभुज हैं जिनकी सारी भुजाएं और उनके सारे कोण एक ही माप के होते हैं। सभी भुजाएं और कोण समान माप के होते हैं। उसका एक उदाहरण है समबाहु त्रिभुज। जैसा तुम जानते हो कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान माप की होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज भी एक समबाहुभुज है। दूसरा उदाहरण हमने इसका लिया वर्ग। वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं समपंचभुज, एक ऐसा पंचभुज या ऐसी 5 भुजाओं की आकृति जिसका प्रत्येक कोण समान हो। अब अगला लेंगे विषम बहुभुज। विषम बहुभुज वो होता है जिसकी भुजाएं और कोण अलग अलग माप की होती हैं। यानी अगर 4 भुजाएं भी हैं तो चारों भुजाओं की माप अलग अलग हो सकती है। इसका उदाहरण होगा जैसे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं तो एक ही माप की होती है ऐसे त्रिभुज में, लेकिन एक तीसरी भुजा होती है जो एक अलग माप की होती है, इसलिए ये भी एक विषम बहुभुज है। विषम बाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की होती है और कोण भी अलग अलग होते हैं। आयत में कोण तो सब 90 अंश के ही होते हैं, लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर माप की नहीं होती है, बल्कि सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। आयत भी एक विषम बहुभुज है। तो समबाहुभुज जिसकी सारी भुजाएं और कोण एक ही माप की हों, और विषम बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण अलग अलग नाप की हों। अच्छा, अब हम लेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोण का अर्थ है कि उसके अंदर के कोण, उनका योग क्या होगा। जैसे अगर हम एक चतुर्भुज लें और हम ये जानना चाहें कि इसके इन कोणों का योग क्या होगा, क्या ये कोई निश्चित संख्या है या ये प्रत्येक चतुर्भुज में अलग अलग होता है, इसकी अपन जांच करेंगे। यदि इसके बीच से हम एक विकर्ण खींचे तो ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 त्रिभुज
हमें प्राप्त हो गए हैं। यदि कोणों के माप लें, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3, 4, 5, 6, तो हमें जब हम इसके अंतःकोणों का योग कहेंगे तो इसका योग कितना होगा अंतःकोणों का? कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 4 धन कोण 6 धन कोण 5 धन कोण 3। यानी हम ऐसे करके एक चक्र में आए, कोण 1 धन 2 धन 4 धन 6 धन 5 धन 3। यदि इसे हम कुछ कोणों को साथ इकट्ठा करें, जैसे 1 2 के साथ 3 को ले लें, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 और धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6। हम योग के साहचर्य नियम के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसको फिर से देखें, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 एक त्रिभुज के अंतःकोण है। त्रिभुज के अंतःकोण है तो इनका योग 180 अंश होगा। वही चीज यहां देखें, कोण 4 धन 5 धन 6 यानी कोण 4 कोण 5 कोण 6, ये भी एक त्रिभुज के अंतःकोण है। इनका योग भी 180 अंश ही होगा। 180 में 180 जोड़ेंगे तो 360 हमें प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि यदि एक चतुर्भुज हमें दिया हुआ है तो चतुर्भुज के अंतःकोण या चतुर्भुज के अंदर के कोणों का योग हमेशा 360 अंश ही होता है। अब हम लेंगे इसके बात की आकृति, यानी पंचभुज या षटभुज में ये क्या हो सकता है। चतुर्भुज के उपरांत हम देखते हैं कि यदि बहुभुज में n भुजाएं हैं, n भुजा का अर्थ है जैसे यदि हम त्रिभुज लें तो त्रिभुज में n का मान हो जाएगा 3, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, n का मान 4 आ जाएगा। पंचभुज में 5 भुजाएं होती है तो n का मान 5 आ जाएगा। तो अंतःकोणों का योग कैसे निकलता है? वो ये योग निकलता है n ऋण 2 गुणा 180, यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें 2 घटाएंगे और जो भी परिणाम आएगा उसको 180 से गुणा करेंगे। इसका हम कुछ जरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने पंचभुज कहा, पंचभुज का अर्थ है 5 भुजाएं, तो उसमें n का मान होगा 5। तो कोणों का योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग होगा n ऋण 2 यानी 5 ऋण 2 गुणा 180। अब 5 ऋण 2 हमें पता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, गुणा 180 और 180 18 54, तो ये होगा 540। यानी यदि पंचभुज है तो उसमें समस्त अंतःकोणों का योग 540 होगा। यदि हम षटभुज देखें, षटभुज में अंतःकोणों का योग क्या होगा? 6, क्योंकि षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं तो n का मान 6 होगा। तो 6 ऋण 2 घटेगा 2 ही, गुणा 180, यानी 4 गुणा 180, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा और 4 गुणा 180 यानी कि 720 अंश। यानी कोई षटभुज दिया गया है तो उसके अंतःकोणों का योग 720 अंश होगा। इस प्रकार हम कितनी ही भुजाओं की हमें बहुभुज दिया हो, हम उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अभ्यास करते रहना और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।